Hello everyone. Good evening. Today in the विरासत एकेडमी हम लोग CUET की तैयारी कराते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, CUET UG और PG, और इसके साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी हम लोग तैयारी कराते हैं। मैं कैलाश वर्मा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध छात्र, और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमारी डिफरेंट फैसिलिटीज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर CUET UG के लिए शुरू किया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और बेसिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के बाद हम लोग कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है इसको देखते जा रहे थे। तो अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसा कि मैंने डिफाइन किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और एनर्जी एक्सपीरियंस होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो हम अगर बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ में, हमने जैसा कि देखा था कि यदि दो चार्ज हैं, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। लेकिन ये फोर्स कैसे डेवलप होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि कोई भी चार्ज है Q1, तो इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, और वो फील्ड जो जनरेट होगा उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम उस चार्ज के पास रहेगी, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज Q है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फील्ड का कैलकुलेशन या इस फील्ड का इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज, intensity of field due to charge is known as field। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखा जाता है तो वहां पे एक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज रखा गया तो इस चार्ज के कारण एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ऐसे, और जब फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तब उसके बाद उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, तब इलेक्ट्रिक फोर्स हम एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर वो जो दूसरा चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जाके तब एक्सपीरियंस करेगा। और जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो फिर कुछ वर्क डन होगा, तो वहां से एनर्जी रिलीज होगा, और उसके बाद पोटेंशियल, वो डिफरेंट चीजें। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग जनरली रिवर्स करते हैं, जैसा कि फॉर्मूला में पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
दैट इज एफ अपॉन क्यू। तो हम कह दिए कि फोर्स और चार्ज का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा नहीं है, पहले फोर्स नहीं आएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर उस फील्ड के इंटरेक्शन के कारण दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। बार बार हम मतलब अगर केवल फॉर्मूला से चलेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट है कि सबसे पहले किसी चार्ज के कारण एक एरिया इफेक्टेड होता है, वही एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म में बोलेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ अ रीजन ड्यू टू, या फिर ये जो है इस फील्ड के जगह पे हम एरिया कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एरिया ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है इसका मैथमेटिकल जो मेजरमेंट्स हैं। तो हम फोर्स जानते हैं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक ओवरव्यू है कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड एंड इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे दैट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर, वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय क्यू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आएगा कि हमने कूलाम्ब लॉ में देखा है कि जो फोर्स वेक्टर है दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट था, ये हमारा फोर्स है। तो अब सपोज दैट कि हमारा जो है ये Q चार्ज है और इस Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो कैसे होगा। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि एक इमेजिनरी चार्ज Q0, ये क्या है? इमेजिनरी चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये Q0 चार्ज जो है यहाँ पे आया, या इस Q0 चार्ज को इस Q चार्ज के रीजन में हम लाएं। तो इस Q0 चार्ज पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा वो हम इन दो चार्ज के हेल्प से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स हम एक्सपीरियंस करेंगे, ये जो चार्ज है ये कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका पर यूनिट। तो क्या हो जाएगा F अपॉन में Q0 E, ये लिमिट है 12th क्लास में हम लोग जानते हैं, इक्वल टू
1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर Q चार्ज है और R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई Q बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है। अब हम ये तो हमने जस्ट एक कैलकुलेशन बताया, लेकिन ये हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एंड इसके साथ साथ पोजीशन वेक्टर। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स अच्छा सॉल्व करते हैं, तो इसलिए ये बताना मुझे जरूरी समझ में आ रहा है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो सपोज दैट कि यदि हम देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट है हमारा, ये ओरिजिन है और एक चार्ज है Q, और इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? E इक्वल टू ये E इक्वल टू Q बाई आर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो है, जिस पॉइंट पे हमको देखना है, अगर इस पॉइंट पे देखना है तो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। अब एक और बात है कि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर होगा, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको बाद में बताते हैं। पहले ये मैथमेटिकली और वेक्टरली इसको बता लेते हैं। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। अब हम यहां पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। और अगर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर ये थोड़ा सा चेंज होगा। सपोज दैट ये चार्ज Q है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये O है। तो ये AO, ये AB और इसका जो डायरेक्शन है दैट इज AO। तो ये जो वेक्टर है R वेक्टर, अगर हम देखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो हमको कुछ करना नहीं, बस सिंपल ये जो R वेक्टर है, इस R वेक्टर को वेक्टर की तरीके से हमको निकाल लेना है। तो अगर हम R वेक्टर यानी कि वेक्टरली देखें तो AB जो है
अगर वेक्टर एडिशन से हम देखते हैं तो ए बी प्लस ए ओ इक्वल टू ओ बी, और हमको ये वेक्टर ए बी निकालना है। सॉरी, ये कहाँ से गायब हुआ? तो यहां से अगर ये आर वेक्टर का, वेक्टर आर की डिस्टेंस को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो आर वेक्टर जो है ए बी के वेक्टर के बराबर है। तो इस इक्वेशन से ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए, ये। तो अब हमको सिंपली ये जो ए बी वेक्टर है इसी वेक्टर को हमको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसी इक्वेशन को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा Q ओ बी माइनस ओ ए का वेक्टर नोटेशन एंड ओ बी माइनस ओ ए। यही चीज हमारा अब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट मैंने कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? ये तो आपने वेक्टर देख लिया, वेक्टर का डायरेक्शन देख लिया। अब इसका अगर इस वेक्टर का कोई डायरेक्शन कहेगा तो इसका वेक्टर डायरेक्शन ए से बी, लेकिन ये बी से ए भी हो सकता है। तो ये कैसे होगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या सॉरी साइन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, और साइन ऑफ चार्ज पे जो डायरेक्शन डिपेंड करेगा दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कैसी होती हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम सब लोग जानते हैं कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब सपोज दैट कि दो चार्ज हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
दूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब कि इलेक्ट्रिक ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो ये रिपेल करेंगे। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज में ये आउटवर्ड लगा रहा है और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट एंड रिपेल। तो यहां से हमारा क्लियर होता है कि किस चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइन इनवर्ड आएगी, किसके आउटवर्ड जाएगी। एक और कंडीशन लेते हैं, बहुत सिंपल, दैट इज नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। तो इसके इनवर्ड आएगा और इसके भी इनवर्ड आएगा, यहां से भी रिपेल का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है। हाँ, हम जस्ट रट लेते हैं इसमें कि हाँ यहाँ पे आउटवर्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज के आउटवर्ड जाएगा। अब हमने रट लिया और हम गए भूल। जब भूल गए तो फिर चार्ज की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही ये डिफाइन हो सकता है, और ये इसके इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ये इनवर्ड, और ये सॉरी उल्टा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो आउटवर्ड जाएंगी, और नेगेटिव के कारण जो है जो नेगेटिव चार्ज है हमारा वो इनवर्ड। तो ये जो है, जो डिफरेंट चार्जेस हैं, उन चार्जेस के कारण जो है कि डायरेक्शन डिफाइन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। अब सपोज दैट कि यहां पे यदि ये चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, दैट इज कि आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा, टुवर्ड्स।
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम देख पाएंगे, बता पाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है कि अगर हमने दो चार्ज रख दिया, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे सॉरी, इसको भी पॉजिटिव कर देते हैं। ये एक सेट ऑफ लाइंस है और दूसरी सेट ऑफ लाइंस जो है दैट इज, अच्छा ये सेम चीज जो है वो नेगेटिव में रहेगा बट लेकिन डायरेक्शन जो है ये इनवर्ड हो जाएगा। और दूसरा है जो दैट इज अल्टरनेटिव चार्जेस। अब यहां पे क्या है कि यहां से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन पता करेंगे। अगर इन लाइंस को हम ध्यान से देखें तो तीन चार चीजें तो हमको समझ में आती हैं, बहुत बेसिक। वो पहली चीज ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पहली बात है। दूसरी बात, these lines originate nets or terminates perpendicularly। ये जो लाइन है ये इस चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर या तो ओरिजिनेट होंगी या फिर टर्मिनेट होंगी। अब ओरिजिनेट हियर एंड टर्मिनेट हियर, तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात,
इसमें दो तीन लॉ हो गया, एक तो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट हो रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज में जो लाइन है वो दूर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड जा रहा है। तो ये यहां पे चार लॉ हो गए। पॉजिटिव चार्ज के केस में आउटवर्ड, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के केस में इनवर्ड। ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरीके से हमको दे दिया और बोल दिया कि कौन सी लाइन सही है। अगला एक और बात इससे बताया जा सकता है, एक और प्रॉपर्टी बताई जा सकती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को बताती हैं। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां पे ये फील्ड लाइंस दूर हो रही हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जो है, या इंटेंसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी कैन डिटरमाइन। तो ये जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके डायरेक्शन से रिलेटेड बातें हो गई। अब हम आते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बट how these charges are distributed on a body is also an interesting subject for the property of matter. कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये किसी भी पदार्थ पे किस प्रकार से विभाजित हैं या वितरित हैं, वो उस पदार्थ के बारे में भी एक रोचक जानकारी प्रदान करता है। तो हम दो प्रकार के चार्ज होते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हम नाम जानते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला है डिस्क्रीट चार्ज और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस स्पेलिंग थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस। अब डिस्क्रीट, अभी तक जो भी हमने चार्ज को देखा वो डिस्क्रीट चार्ज था, बट कॉन्टिन्यूअस नहीं देखा। तो क्या है? जैसे कि अगर हम देखते हैं, ये एक सबस्टेंस है या एक एरिया है, एक वॉल्यूम है, और यहां पे, या तो फिर इसको हम एक वॉल्यूम मान लेते हैं, ये एक वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम में हमको कई जगह पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। Q1,
Q2, Q2, Q3, Q4 ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये जो चार्जेस इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये क्या है, डिस्क्रीट चार्ज है। तो इस बॉडी पे जो ओवरऑल जो चार्ज होगा दैट इज Q टोटल जो होगा वो क्या होगा, इसका जो है अलजेब्रिक सम होगा Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 सॉरी माइनस Q4 एंड प्लस Q5। तो ये डिस्क्रीट चार्जेस हैं, यहां हम इंडिविजुअली चार्जेस का सम लेते हैं, ये डिस्क्रीट चार्ज में आएगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा कि अच्छा यहां पे एक स्पेस में चार्ज है और दूसरे स्पेस में चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं तो वहां पे ओवरऑल रीजन में चार्ज जो है सेपरेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी कि इस पूरे एरिया में जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चार्ज निकालेंगे तो ये मुश्किल है कि यहाँ पे एडिशन होगा। तो यहाँ क्या है, सिंपल एडिशन हो रहा है और यहाँ पे जो चार्जेस है दैट विल बी इंटीग्रेटेड। अगर ये वॉल्यूम V है और पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है दैट इज एक कोई कांस्टेंट है अल्फा है, तो इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा दैट इज Q टोटल जो होगा दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू V। इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस रीजन का हम चार्ज निकालते हैं और डिस्क्रीट का जो चार्ज है वो यहां से निकलेगा। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट में, हमको कोई समस्या नहीं, सिंपल जो चार्ज रहेगा उसको हम ऐड कर लेंगे अलजेब्रिकली, उनके साइन के साथ ऐड करेंगे, जहां ऐड करने की जरूरत है वहां ऐड करेंगे, जहां सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम आते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज 3 प्रकार के होते हैं। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइन, दूसरा एरिया और तीसरा वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, तो जैसे कि एक रॉड है, ये एक रॉड है और इस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो लीनियरली है। यानी कि अगर ये रॉड का लेंथ L है तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि पर यूनिट लेंथ, तो Q इक्वल टू एक कांस्टेंट अगर सपोज करते हैं अल्फा, सपोज दैट इंटू L, तो यहां पे ये अल्फा जो है हमारा नोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
चार्ज पर यूनिट लेंथ। और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है तो मैं इसको लैम्डा लैम्डा क्यू बाई एल, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर यहां पे ये माना जाता है कि इस छोटे से छोटे लेंथ की जो पे जो चार्ज होगा वो अगर डी क्यू चार्ज है और इस रॉड की लेंथ यल और इस पूरे रॉड की लेंथ यल है और इस पूरे रॉड पे क्यू चार्ज है, तो इसको हम इसके एक पर्टिकुलर लेंथ का चार्ज हम निकाल सकते हैं। तो ये जो लैम्डा है क्यू बाई एल, तो जैसे जैसे रॉड का लेंथ चेंज होगा वैसे वैसे हमारा चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में ये बात हमारी आएगी। अगर इस टोटल लेंथ पे क्यू चार्ज है और रॉड का लेंथ यल है, अगर हम कोई डीएल लेंथ जहां पे कि डी क्यू चार्ज है, तो इस तरीके से हम एल लेंथ में एक पर्टिकुलर लेंथ में हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। यहां देखने से लग रहा है कि हमको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये क्या है, सिंपली Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो Q है, Q के जगह पे ये क्या हो जाएगा, dq इंटीग्रेशन एंड ये r स्क्वायर, उसके अलावा जो भी यूनिट वेक्टर्स रहेंगे वो। तो यहां पे इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होगा और इसी तरीके से फोर्स में भी हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये जो डिस्क्रीट चार्ज एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज की जो बात है वो इलेक्ट्रिक फोर्स में भी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी में भी आएगी। तो क्या होगा, ये जो Q है हम देख रहे हैं, ये जो यहां पे इसके जगह पे जो Q है या सम ऑफ समेशंस है, वहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये बेसिक बात है जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि यहां पे अप्लाई हो रहा है फिजिकल सिग्निफिकेंस में। उसी तरीके से एरिया की अगर बात आएगी तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी एरिया की बात आती है तो हम क्या करेंगे ये देखना है। तो एरिया के केस में अगर ये है, एरिया का केस है, अगर एरिया, तो अगर लाइन का केस है, लाइन का केस है तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर एरिया वाला है तो इस केस में सिग्मा से डिनोट करते हैं और दैट विल इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी था वो क्या था, अगर ये रॉड का लेंथ यल है, इस पे टोटल चार्ज Q है, सिंपल क्या हो जाएगा, Q बाई एल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया। और हमको अगर चार्ज की वैल्यू पता करनी है dl लेंथ में, तो लैम्डा dl ये, तो ये इंटीग्रेशन लगेगा 0 टू L टोटल चार्ज के लिए, अगर हम इसको कहें Q टोटल।
क्यू टोटल। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी में या एरिया में जब चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कोई चार्ज हमारा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे क्या होगा, सिंपल, अगर टोटल चार्ज Q है और एरिया A है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। और जब सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा तो हमारा अगर टोटल चार्ज निकालना है dq पहले, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा dA, 0 टू एरिया, Q टोटल। उसी तरीके से अगर कोई वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये किससे दिखाया जाता है, रो से, एंड रो इक्वल टू Q बाई V। तो dQ क्या हो जाएगा, रो dV। तो ये सिंपल जो है तो जहां पे समेशन है, जो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल रहे थे पिछले लेक्चर में, फोर्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फोर्स, तो उसमें क्या हो रहा है कि F टोटल जो हो रहा था, दैट इज F1, F2, F3 अप टू Fn। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि ये F1, F2, F3, Fn जो है, दैट इज ड्यू टू Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्जेस, और इनका अलजेब्रिक सम हो रहा है। अब सम न करके हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे जो F होगा, अगर ये टोटल F टोटल जिसको बोलते हैं हम, F टोटल अगर बोल ले, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F। अब जो भी है, वॉल्यूम है, लाइन है, और ये इंटीग्रेशन के केस में क्या होगा, सिंपल, जो ये फोर्स है, जो ये F है, यहां पे एक कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपान में R²। इसमें से कोई एक चार्ज फिक्स हो जाएगा, कोई एक चार्ज फिक्स हो जाएगा, दूसरा चार्ज जो है कि वेरी करेगा। तो उस वेरी करने वाले ये Q है, अब अगर कोई Q1 चार्ज हमने फिक्स कर लिया, K Q1 R², इसके बाद Q2, Q3 अप टू Qn। तो ये जो समेशंस हो रहे हैं, इन समेशंस के जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि ये समेशंस के जगह पे इंटीग्रल अगर लीनियर है तो लैम्डा dl हो जाएगा 0 टू L, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे वो तो हमारे बाहर रहेंगे। अगर ये है 0 टू A, और अगर वॉल्यूम चार्ज है तो फिर
इस तरीके से इसका मीनिंग है कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या थोड़ा सा अंतर आता है, बहुत ज़्यादा का कॉन्सेप्चुअली अंतर नहीं है। हम मैथमेटिकली एक जगह पे हम सिंपल समेशन करते हैं और दूसरे जगह पे इंटीग्रेशन करते हैं, ये एक अंतर है। और दोनों चीज़ें ये इलेक्ट्रिक फोर्स के सुपरपोजिशन में भी काम आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी सुपरपोजिशन में काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम सुपरपोजिशन रूल लगता है या प्रिंसिपल लगता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, ये जो मैथमेटिकल वे ऑफ कैलकुलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और पोटेंशियल में भी अप्लाई होगा। तो ये एक कैलकुलेशन हमारा है। अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो डिफरेंट शेप्स में है। इस कैलकुलेशन की हम बात करने वाले हैं, इस कैलकुलेशंस की हम बात करने वाले हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अब आगे आप लोगों को जो भी पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।